नेक्स्ट टॉपिक है इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और एग्जामिनर ने आप लोगों के साथ बच्चों वादा किया हुआ है कि तुम जिधर मर्जी भाग के चले जाओ, मैं तुमसे ये सवाल तो पूछूंगा ही पूछूंगा। सही है? F7 में मस्ट 20 मार्क्स वाला लॉन्ग क्वेश्चन। फिर इसने कहा है कि भाई बच्चों, तुम लोग लॉन्ग क्वेश्चन पे टाइम बहुत ज़ाया करते हो, इसलिए मैं एमसीक्यू भी पूछूंगा तुमसे। तो देख लो इसकी इंपॉर्टेंस। कह लो कि अभी तक तुम लोग जितना पढ़ रहे थे ना, उसमें असली वाली चीज़ तो तुम लोगों ने पढ़ी नहीं। सही है? असली चीज़ तो तुम लोगों ने अभी तक पढ़ी नहीं, और सबसे आसान और मज़ेदार चीज़। सही है? और तुम लोगों के अगले जितने भी पेपर्स होंगे, ऑडिट का हो गया, एसबीआर हो गया, P7 हो गया, इवन के F5 और F9 में भी इंटरप्रिटेशन आती है। सही है? तो हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन होती है। अब ये इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है, तो इंशाल्लाह जब इस चैप्टर में पढ़ोगे तो तुम लोगों को किसी भी पेपर में मसला नहीं आएगा। सही है? किसी भी पेपर में मसला नहीं होगा। अच्छा, अब इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है? कि आप लोगों को बनी बनाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दी जाएंगी, आप लोगों ने उनको देखना है और बोलना है कि क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं इसमें, क्या क्या नेगेटिव है। अब उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम किस चीज़ पे कमेंटिंग करेंगे? वो आपको कह सकते हैं एनालाइज परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, वो आपको कह सकता है एनालाइज पोजीशन ऑफ द कंपनी, वो आपको कह सकते हैं एनालाइज कैश फ्लो ऑफ द कंपनी, तो कैश फ्लो के लिहाज से ये कैसी है कंपनी। वो आपको कह सकता है कि एनालाइज एंड कमेंट ऑन सिंगल कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो आपको कह सकता है कि एनालाइज एंड कमेंट ऑन ग्रुप कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सही है? वो आपको कह सकते हैं कि सिंगल कंपनी जो है, फॉर एग्जांपल डब्ल्यू कंपनी है, उसको कंपेयर करके बताओ उसके कॉम्पेटिटर के साथ, या डब्ल्यू कंपनी का इस साल की स्टेटमेंट को कंपेयर करके बताओ पिछले साल के साथ, या इस साल की कंपनी जो है उसको टारगेटेड रिजल्ट्स के साथ, मतलब बजटेड रिजल्ट्स के साथ कंपेयर करके बताओ। सही है? तो ज़्यादा आप लोग एक्सपेक्ट ये कि दोनों कर सकते हो कि या तो वो कंपेटिटर के साथ हमारी कंपैरिजन करवाए या पिछले साल के साथ। और एक और कंपैरिजन भी है कि हमारी कंपनी की स्टेटमेंट को वो कंपेयर करवाए पूरी इंडस्ट्री के साथ, इंडस्ट्री की एवरेज के साथ, कि हमारी कंपनी एजुकेशन की कंपनी है, वो पूरी एजुकेशन की इंडस्ट्री जो है उसके साथ कंपैरिजन करवाए हमारा। सही है? इसी तरह ग्रुप स्टेटमेंट का भी यही कंपैरिजन वो करवा सकते हैं, या तो प्रीवियस ईयर के साथ, या बजटेड रिजल्ट्स के साथ, या कॉम्पेटिटर के साथ, और या तो पूरी इंडस्ट्री के साथ। अब इनमें से कोई भी एक सिनेरियो आएगा आप लोगों का। और ग्रुप स्टेटमेंट में के साथ ये क्या क्या कंपैरिजन करवा सकता है, तो ये मैं बताऊंगा। इसके लिए अलग से बिल्कुल टॉपिक और इंट्रोडक्शन में बनाऊंगा। सही है? तो अभी समझ जाओ कि हम लोग सिंगल कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा है, कि हमारी कंपनी लाइक के कोई भी कंपनी है देगा, और उसके कंपेटिटर के साथ भी कंपैरिजन करवा सकते हैं, पिछले साल के साथ भी, बजटेड रिजल्ट्स के साथ भी, और इंडस्ट्री के साथ भी। सही है?
तो बात करते हैं कि इंटरप्रिटेशन की किस तरह जाएगी, इसमें क्या क्या होगा। सही है, अब उस पर बात करते हैं। याद रखना, इंटरप्रिटेशन कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है। इंटरप्रिटेशन को कोई भी स्टैंडर्ड नहीं कवर कर रहा। इंटरप्रिटेशन को, हाँ, इंटरप्रिटेशन कमेटी क्या नाम है कि भाई हमारा बोर्ड कवर कर रहा है, बट कोई स्टैंडर्ड नहीं इस पे बनाया गया। तो इसका मतलब है कि इस पे कोई खास रूल्स भी नहीं है फिर। सही है, कोई रूल्स एंड कोई स्टैंडर्ड, कोई डेबिट क्रेडिट, ये चीज़ें नहीं है। बस बनी बनाई स्टेटमेंटें आपके सामने आएंगी, आप लोगों ने उस पर तबसरा करना है, और उस तबसरे का कोई क्लोज एंड नहीं है। तो तबसरा कैसे करना है, एक प्रोफेशनल अंदाज में करना है। आप लोग एसीसी के प्रोफेशनल्स हो, तो वो प्रोफेशनल वे में किस तरह से तबसरा करना है वो मैं बताऊंगा। वो जब बताऊंगा तो इतना आसान लगेगा ये तबसरा करना कि आप लोग सबसे ज़्यादा नंबर इसी क्वेश्चन में लोगे इंशाल्लाह। सही है। तो मैं एक छोटी सी एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ। आप लोगों ने एक P&L उठाई इस साल की, उसमें सेल्स लिखी हुई है तो फॉर एग्जांपल मैंने आपको साथ में पिछले साल का भी डेटा दे दिया और उसमें सिर्फ सेल्स है। अब आप लोग जब इसको और इसको कंपेयर करोगे, मुझे पता है आप लोग कहोगे कि भाई ये वाला साल तो बहुत अच्छा है, X7 तो बहुत अच्छा है, पिछले साल हमने डबल सेल्स की थी, इस साल हमने कम सेल्स की है। सही है। अब आप लोग एक फिगर को जब कंपेयर करते हो आपस में, तो फिलहाल तो आपको यही नजर आ रहा है कि पिछले वाला साल अच्छा था। बट यहाँ पे ये भी तो हो सकता है कि भाई हम लोगों की कोई ये पॉलिटिकल क्राइसिस हो, तो ऑर्गेनाइजेशन ही आधा साल नहीं खुली हुई थी, आधा साल बंद थी, इसीलिए सेल्स कम हुई। तो इसलिए थोड़ी इन्फॉर्मेशन और चाहिए हमें इन दोनों को कंपेयर करने के लिए, इन दोनों सालों को बेटर कंपेयर करने के लिए। नहीं तो ये कमेंट गलत हो सकता है कि पिछले साल वाला ज्यादा बेटर था। अब मैं कहता हूँ पिछले साल कॉस्ट लगी थी, तो प्रॉफिट कौन सा है, 15 में। पिछले साल का प्रॉफिट भी अच्छा है। अब जैसे ही आप लोग ये देखोगे कहोगे पिछले साल का प्रॉफिट भी अच्छा है। तो याद रखना बच्चों कि दो इंडी कंपैरिजन हमेशा इंडिविजुअल फिगर को कल फिगर के साथ, इधर आप लोग इंडिविजुअल फिगर को गलत हो सकता है। इसलिए हम लोग एक रेशो बनाते हैं कि ये मुनाफा अपनी सेल्स तो 15% लेंगे, इन रेशो परसेंट तो 15। सही है, ये 15% और ये 20। इनका कंपैरिजन ज्यादा बेहतर है। किस तरह कि हम कहेंगे कि कुल सेल्स में हमारी कंपनी ने कितने प्रॉफिट, 15% पिछले साल, और इस साल कितने परसेंट हमने सेल्स के प्रॉफिट बचाया, 20%। तो ये वाला साल बेहतर है, इसमें प्रॉफिट की मिकदार बढ़ रही थी, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी थी। हाँ, ओवरऑल रिजल्ट्स कम आए हैं, वो किसी स्पेसिफिक रीजन की वजह से आए होंगे। हमारे मैनेजर की डिसीजन मेकिंग, परफॉर्मेंस, प्रॉफिट मार्जिन इस साल बेहतर है। हालांकि देखो इस साल सेल्स भी कम है, इस साल का प्रॉफिट का इंडिविजुअल कम है, बट हम कह रहे हैं कि पहले साल की परफॉर्मेंस बेहतर थी। क्यों? क्योंकि इसमें हमने जो मुनाफा अपनी जेब में बचाया वो पिछले साल से बेहतर। कॉस्ट की मिकदार देखो यहाँ पे कितनी है, 80% कॉस्ट है, यहाँ पे 50 कॉस्ट थी। कॉस्ट की मिकदार यहाँ पे ज्यादा थी, मुनाफे की मिकदार यहाँ पे कम थी। यहाँ पे कॉस्ट की मिकदार कम, मुनाफे की मिकदार ज्यादा बेहतर है। अब क्यों कम क्यों ज्यादा है, तो इसके पीछे हम लोग कमेंटिंग लिखेंगे कि क्यों कम हो सकती है, क्यों ज्यादा हो सकती है। सही है।
तो हम लोग किसी इंडिविजुअल फिगर को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते गाइस। इसलिए हम लोग किसकी मदद करते हैं तबसरा करने के लिए, कमेंटिंग करने के लिए? हम लोग मदद लेते हैं रेशोज की, सही है। तो मुख्तलिफ रेशोज बनाते हैं, उनको हम लोग कमेंट करते हैं, उन पे तबसरा करते हैं। तो वो ज़्यादा बेहतर तबसरा होता है, क्योंकि उसको चैलेंज नहीं कोई कर सकता। अगर हम यहाँ पे बोलें कि भाई मुनाफा यहाँ पे कम है, इधर ज़्यादा था, तो ठीक है, कोई बात गलत नहीं है। बट यहाँ पे मुनाफा कमाने की जो मिकदार, वो पिछले साल से ज़्यादा थी, इसलिए ये वाला साल है परफॉर्मेंस के लिहाज से। सही है, इस तरह से याद रखो। तो गाइस कमेंट्री किस तरह करनी है मैंने नहीं बताया, इतनी जल्दी पता भी नहीं लगेगा, तो लिहाजा थोड़ा सा सब्र करो और देखते जाओ। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि यार कमेंटिंग करने के लिए इंडिविजुअल इंडिविजुअल फिगर्स को देखना बेहतर नहीं है। कि मैं बोलूं कि इस साल देखो, अब मैं कहता हूँ कि पिछले साल हमारे पास एसेट्स थे क्लोजिंग, पिछले साल हमारे पास क्लोजिंग एसेट्स थे 200 मिलियन। इस साल मैं कहता हूँ कि भाई हमारे एसेट्स हैं 300 मिलियन। तो क्या ये वाला साल बेहतर हो गया? तो आंसर इज नो। हम इंडिविजुअल इंडिविजुअल फिगर को देख के कंपैरिजन नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि इसमें ये 100 मिलियन के असासे से हमें क्या पता ग्रांट मिला हो, क्या पता 100 मिलियन के एसेट्स हमने एक्वायर किए हो, बट वो बिल्कुल आखिरी महीने में किए हो। तो इंडिविजुअल फिगर्स को कंपेयर करना फजूल है, इनको नहीं करेंगे हम कंपेयर। हम रेशोज निकालेंगे और रेशोज को कंपेयर किया करेंगे। सही है, हम लोग रेशोज को कंपेयर किया करेंगे। मैं ये रेशोज के फार्मूलों पे ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, सही है। तुम लोगों ने फुल बटा फुल रट्टा करना है। मैं मतलब और डेफिनेशन बताऊंगा उन फार्मूलों की, फार्मूला याद करना तुम लोगों का काम है, और क्विक तुम लोगों ने याद करना है आज ही। रेशियो एनालिसिस देखो, पहले तो वो कहेगा ना। अच्छा चलो, पहले मैं रेशियोज की कैटेगरी बताता हूँ। कुछ रेशियोज हमारी ऑर्गेनाइजेशन की देख रहे होते हैं, तबसरा हम उन रेशियोज को देख के करेंगे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में। कुछ रेशोज होते हैं जो हमारी मदद करते हैं कि हम तबसरा करें उनको देख के शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पे, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पे। और कुछ रेशोज हमें बताते हैं तबसरा करने के लिए, सही है। इसके अलावा एफिशिएंसी रेशोज भी हैं, इसके अलावा पांचवी। अच्छा, जब भी वो गाइस आप लोगों को बोलेगा कि मुझे परफॉर्मेंस बताओ, परफॉर्मेंस, वो बोलेगा कि मुझे बताओ कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, एनालाइज या कमेंट ऑन परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो इसमें आपने दो रेशियोज पे बात करनी होती है। और जब ये बोलेगा कि फाइनेंशियल पोजीशन पे बात करो, कमेंट या एनालाइज ऑन फाइनेंशियल पोजीशन, तो उसमें आप लोगों ने शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पे बात करनी है, एफिशिएंसी पे, और गियरिंग पे। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी जो मैंने लिखा है उसको कहते हैं गियरिंग।
इन सब का मतलब क्या है, इनमें कौन कौन से रेशोज आते हैं, यही हमारा अभी का टॉपिक है। तो यहाँ पे ये वाला तो नहीं होता ज़्यादातर। क्यों नहीं होता, इसके रेशोज वगैरह जब बताऊंगा तो पता लग जाएगा कि ये क्यों नहीं होता। तो देख लो कि तुम लोगों ने बात क्या करनी है। जब वो परफॉर्मेंस बोलेगा तो इस पे बात करनी है तुम लोगों ने। इसमें क्या क्या बात करनी है, कौन कौन से रेशोज आते हैं, किस तरह से बात करनी है, किस बात के कितने नंबर होंगे, यही हमारा टॉपिक है गाइज, ये पढ़ेंगे। और जब भी पोजीशन बोलेगा तो तुम लोगों ने चुप करके इन तीनों पे बात कर लेनी है। किस पे कितनी बात करनी है मार्क्स के हिसाब से, किस में क्या क्या बात करनी है, यही हमारा टॉपिक है। थोड़ी देर में बताऊंगा। तो मेन 4 कैटेगरीज हैं जिस पे बात करनी है। मेन तो 2 ही कैटेगरीज हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में आप लोग प्रॉफिट मार्जिन्स पे बात करते हो सबसे पहले। यहाँ पे आप लिक्विडिटी पे बात करते हो, कंपनी लिक्विडिटी के लिहाज से कैसी है। उसके लिए 2 रेशियोज है हमारे पास, करंट एसेट टेस्ट रेशो। आप लोग कैपिटल रेशियोज, रिसीवेबल, पेएबल, और फिर आप लोग गाइस कंपनी की अगर देखनी हो कि लॉन्ग टर्म में वो स्टेबल है या नहीं, 3 तरह। तो सबसे फेवरेट मेरा तुम लोगों का सबसे फेवरेट टॉपिक अभी स्टार्ट हुआ है, सही है? इससे पहले मैं तुम लोगों को बोलता होता था अक्सर कि ये एग्जामिनर का फेवरेट है। तो बेटा ये तुम लोगों का टॉपिक फेवरेट हो गया, सही है? अभी बस घंटा एक थोड़ा सा सुकून से बैठ जाओ, तो घंटे बाद ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद तुम लोगों को बोलोगे बताओ किस चीज पे तबसरा करना है। मैं इंटरनेशनल लेवल का तबसरा करके बताता हूँ तुम लोगों को, सही है? तो इनशाला देखो बस अभी तो प्रॉफिटेबिलिटी से बात शुरू करेंगे। और प्रॉफिटेबिलिटी के रेशियोज मैं बताऊंगा। पहले मैं इन रेशियोज के फार्मूले सबके क्विक फार्मूले गो थ्रू करूंगा। उनका मतलब बताऊंगा, उनकी डेफिनेशन याद करना ज़रूरी है। मैं जिधर जिधर बताऊंगा वो चीज़ें याद करना ज़रूरी है। नंबर 1 फार्मूला याद करना ज़रूरी है, नंबर 2 इनकी डेफिनेशन याद करना ज़रूरी है। तीसरे नंबर पे मैं तबसरा करना शुरू करूंगा, सही है? तो पहले 2 क्या है, फार्मूला और उनका मतलब, उनकी डेफिनेशन याद करना ज़रूरी है। फार्मूला याद करना ज़रूरी, उनकी डेफिनेशन ज़रूरी। फार्मूला और उनकी डेफिनेशन पे तीसरे नंबर पे उन पे तबसरा कैसे किया जाएगा वो ज़रूरी है, तो वो आखिर में। अच्छा गाइस, तो फार्मूलाज को देखते हैं और इनका मतलब देखते हैं। फिर क्वेश्चनिंग स्टार्ट करेंगे, तबसरा वगैरह इनका जो भी होगा वो स्टार्ट कर देंगे फिर। देखो मैंने शुरू में तुम लोगों को एक एग्जांपल दी थी। प्रॉफिट कितने परसेंट था सेल्स के, इसको कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। इसको कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, सही है? मैंने शुरू की एग्जांपल में ही तुम लोगों को ये बता दिया था। देखो प्रॉफिट मार्जिन कहते हैं, प्रॉफिट मार्जिन कहते हैं कि सेल्स के मुकाबले में
मैंने कितने परसेंट प्रॉफिट कमाया है सेल्स के मुकाबले में, मैंने कितने परसेंट प्रॉफिट कमाया है। प्रॉफिट ऑन पर डॉलर ऑफ सेल मैंने कहा 20%, तो इसका मतलब है 0 टू प्रॉफिट कमा। इसका मतलब क्या है, इसकी definition समझो। इसका मतलब है कि हम लोग कितना प्रॉफिट कमाते हैं, कितने गुना प्रॉफिट कमाते हैं ऑन सेल्स। तो 20% जीपी मार्जिन आया। जीपी मार्जिन कितना आया? 20%। इसका मतलब ये है कि हम हर 1 रुपए सेल्स पे 2.2 डॉलर क्रॉस प्रॉफिट कमाते हैं। तो जीपी मार्जिन का क्या फॉर्मूला हो गया? डिवाइडेड बाय सेल्स। परसेंटेज में लाने के अब मुझे बताओ कि मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल पिछले साल 15% मार्जिन था। वाई इंक्रीज हुआ है तो क्यों? क्या ये डिक्रीज भी हो सकता है? इंक्रीज हुआ है तो क्यों इंक्रीज हुआ है? क्या ये डिक्रीज भी हो सकता है? क्यों डिक्रीज हो सकता है? तो मुझे बताओ कि ये क्यों इंक्रीज हुआ है। क्या नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाए हैं हमने, ज्यादा सेल किए हैं? तो आंसर उसी का गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पिछले साल की तो सेल्स बड़ी ज्यादा थी। पिछले साल की सेल्स तो 100 मिल। तो क्वेश्चन को जवाब दो। जिस बच्चे ने कहा ना अब X7 में नहीं दिया कि भाई हौसला किया हमने ज्यादा यूनिट बेचे हैं, वो फिर गलत हो जाएगा बच्चा। अब भाई जरा कॉमन सेंस यूज करो। ये तुम कैसे बोल सकते हो कि हमने ज्यादा सेल्स किया इस साल? हमने प्रॉफिट की शर्रा, प्रॉफिट की मिकदार, प्रॉफिट की परसेंटेज ज्यादा कमाई है। लाजिम तो नहीं है कि सेल ज्यादा करोगे तो प्रॉफिट की परसेंटेज ज्यादा हो जाएगी, नहीं। तुम ये बोलो कि हमने इस साल अपने प्रॉफिट के जो मार्जिन था, मींस के सेलिंग प्राइस जो थी, सेलिंग प्राइस जो थी वो हमने इंक्रीज कर दी। अब जब सेलिंग प्राइस इंक्रीज होती है तो कॉस्ट तो उतनी है, कॉस्ट उतनी, सेलिंग प्राइस इंक्रीज, तो प्रॉफिट ज्यादा बचेगा। हाँ, जिसने ये बोला कि हमने नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा बेचे हैं, हमने सेल ज्यादा की है, बस वो बच्चा गलत हो जाएगा इधर। बात समझ आई नहीं आई? अगर ये सिनेरियो कुछ यूं होता कि इस दफा की सेल्स है, अब अगर बच्चा बोले कि हमने सेल ज्यादा किया, हमने नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा बेचे हैं, तो उसका कमेंट ठीक हो जाएगा। बात समझ आई नहीं आई है? कमेंट किस तरह से लिखने हैं वो मैं बताऊंगा। अभी जस्ट मैं तुम लोगों का माइंड ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को तुम लोग कैसे कंपेयर करोगे। वो पिछले साल का भी कैलकुलेट करवाएगा। जिस तरह से मैं कहता हूँ कि कॉस्ट थी, तो यहाँ पे प्रॉफिट की मिकदार कितनी होगी? 20%। मैं कहता हूँ इधर कॉस्ट थी, तो यहाँ पे प्रॉफिट की मिकदार कितनी हो गई? 25%। तो अब तुम लोग कह सकते हो, अब तुम लोग कह सकते हो कि सेल्स वॉल्यूम ज्यादा हुआ है, तो देखो सेल ज्यादा हुई है। अब तुम लोग कह सकते हो कि प्रॉफिट ज्यादा आने की वजह सेलिंग प्राइस का इंक्रीज होना है, या प्रॉफिट ज्यादा आने की वजह कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो था, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री थी, वो कम हो गई है। सही है। कॉस्ट क्यों कम हुई है? भाई हमने इस दफा खरीदारी ज्यादा की हुई है ना, तो हमें बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट शायद मिला हो। शायद प्राइस ही कम हो गई हो इस साल। सही है, हमने प्राइस बढ़ा दी, उधर से मटेरियल की प्राइस कम हो गई थी, तो प्रॉफिट की मिकदार क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो कमेंटिंग में अभी बता नहीं रहा, मैं जस्ट तुम लोगों का माइंड ओपन कर रहा हूँ कि हम लोग कर क्या रहे हैं। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिटेबिलिटी में नेक्स्ट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन।
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो ऑपरेट तो क्या, मैं कहता हूँ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ गया 10%। अब ये पिछले साल मैं कहता हूँ ये 20% था या 15% था, तो क्यों कम हुआ है? क्यों कम होगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर गिरेगा या बढ़ेगा तो क्यों होगा? तो याद रखना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में जब भी कमेंटिंग करवाएगा तो ये कमेंटिंग तो ऑटोमेटिकली इसकी सही है। बट अगर मार्जिन और तो जीपी वाली बात तो तुमने इधर इधर दुगना करना। जब जीपी और ओपी दोनों कैलकुलेट करवाए हैं उसने और कह रहे कमेंट करो, तो जीपी की बात जीपी में तो कर दी है, ओपी में दोबारा से जीपी की बात ना कर देना। फिर तुम लोग किस चीज के बारे में बात करोगे यहाँ पे स्पेशली, स्पेसिफिकली यहाँ पे किस चीज की बात करोगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बारे में, कि भाई इस साल का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर पिछले साल 15 था, इस साल 10 है, ये गिरा है, क्यों गिरा है? हो सकता है इनके इंक्रीज होने की वजह से। अब ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैसे इंक्रीज हो सकते हैं? हो सकता है इस साल इम्पेयरमेंट हुई हो सकता है इस साल प्रोविजन हो जो पिछले साल नहीं थी, इसलिए पिछले साल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा, इस साल का बुरा। हो सकता है इस साल बैड डेट हुए हो सकता है इस साल हमने कोई मार्केटिंग की कंपेन चलाई हो जो पिछले साल नहीं थी। हो सकता है इस साल हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया हो तो वो एक्सपेंस आउट हुआ हो सकता है हमने इस साल न्यू नॉन करंट एसेट लिए हो तो उनकी डेप्रिसिएशन इंक्रीज हो गई है, जो पिछले साल डेप्रिसिएशन कम, इस साल ज़्यादा थी। हो सकता है इस साल हमने रिवैल्यूएशन किया और रिवैल्यूएशन करो तो डेप्रिसिएशन इंक्रीज हो जाए। तो बेतहाशा रीजंस हमारे पास होंगी कमेंटिंग करने के लिए। हम लोगों ने सिर्फ बात क्या समझनी है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स करके देखते हैं कि कितना प्रॉफिट आया है इस साल। अगर वो परसेंटेज बढ़ रही है तो उसकी भी रीजंस हैं, कम हो रही हैं तो उसकी भी रीजंस हैं। तो हमने पहला देखे प्रॉफिटेबिलिटी में प्रॉफिट मार्जिन, और दो तरह के प्रॉफिट मार्जिन देखे हैं। जब भी वो कैलकुलेट कराओ तो डिवाइड से फॉर्मूला क्या है, डिवाइडेड बाय सेल्स में हम परसेंट करते हैं। जो भी चीज वो कैलकुलेट करवा रहे, जिस चीज को कंपेयर करवा रहे सेल्स के ऊपर, तो इस साल का भी तुम लोग मार्जिन कैलकुलेट करोगे, पिछले साल का भी, दोनों को कंपेयर करके कमेंट करोगे। ये नहीं कि सिर्फ इस साल का जीपी मार्जिन निकाल लिया और बस वो देखकर कमेंटिंग शुरू कर दी, नहीं, उसको कंपेयर करोगे, सही है, कंपेयर करके जो है कमेंटिंग करोगे। अच्छा, प्रॉफिटेबिलिटी में नेक्स्ट जो आता है रेशियो, और बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जामिनर, ये जो दो मैंने करवाए हैं ये भी फेवरेट है, अभी जो नेक्स्ट है ये भी फेवरेट है। फिर मैं इसकी डेफिनेशन क्या, गाइस हम लोग देख रहे हैं रोज को, और रिटर्न मींस प्रॉफिट। हम लोग देख रहे हैं कितना प्रॉफिट कमाया है, जितना हमने इसको दिया था। हम लोग देख रहे हैं कि इसने कितना कमा कर दिया है एज कंपेयर टू हमने इसको जो दिया था इस बिजनेस को। तो कौन सी वाली अर्निंग्स लेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इन्वेस्टमेंट का क्या नाम है?
गाइस ये जो डेफिनेशन में छोटी छोटी लिख रहा हूँ ये याद रखनी है, क्यों? क्योंकि कमेंटिंग में ये बात लिखनी पड़ेगी। एग्जामिनर ने अपनी रिपोर्ट में बोला हुआ है कि बच्चा उसको डिफाइन नहीं करता, क्योंकि ये आपकी इंटरप्रिटेशन वाली रिपोर्ट इधर उधर लोगों के पास जाती है। उन लोगों को हमारी बिजनेस की टर्मिनोलॉजीज का पता नहीं होता, तो आप लोग इनकी डेफिनेशंस यूज़ करोगे कमेंटिंग करते वक्त, ताकि आप साथ साथ इनको बता भी रहे हो कि भाई इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है। सही है? तो डेफिनेशन याद रखना इज ज़रूरी गाइस। सही है? डेफिनेशन में साथ साथ बताता जाऊंगा, आप लोगों ने यही अपने पास पेज में लिख लो और ये याद रखनी है इनकी डेफिनेशन। तो अच्छा, अब मुझे बताओ कि ये इन्वेस्टमेंट की अमाउंट कैसे निकलेगी, ये कैपिटल एम्प्लॉयड वाली। तो जैसा कि एज टोटल एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी हमने पढ़ा हुआ है ना, तो इस लाइबिलिटी में से करंट लाइबिलिटी इधर ले आओ। तो दूसरी तरफ तो ये और ये भी कैपिटल एम्प्लॉय। सही है? इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो आप, क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। कोई भी ले सकते हो कैपिटल एम्प्लॉय। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल ये है 1000 करोगे ताकि परसेंटेज में आया है इस साल 20 आया है 20%। तो क्या मतलब है इसका? कि बिजनेस ने $2 प्रॉफिट हमें कमा कर दी है ऑन ईच $1 इन्वेस्टेड। सही है गाइस? फॉर एग्जांपल थोड़ा सा कि कमेंटिंग का भी यहीं से तुम लोगों का माइंड बनने लग जाए। इस साल का रोस आया है ये कितना बनता है? 16%। तो क्या तुम लोग लिखोगे? वाई द रोस हैज इंक्रीज्ड, क्या लिखोगे? बिकॉज अर्निंग्स हैव बीन इंक्रीज्ड, अर्निंग्स हैव बीन इंक्रीज। देखो अर्निंग्स इंक्रीज, सही है? अर्निंग्स इंक्रीज, अर्निंग्स में क्या था यहाँ पे ऊपर, क्या था? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो तुम लोग लिखोगे एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट हैज इंक्रीज, दैट्स व्हाई रोस हैज इंक्रीज। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट व्हाई इट हैज इंक्रीज, तो रीजन भी बताओगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हैज बीन इंक्रीज्ड व्हाई, क्योंकि हो सकता है हमने प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल किया इस दफा, और वो प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, इस साल अवेलेबल था। तो प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल की वजह से हमारी अर्निंग्स इंक्रीज, तो रोस भी इंक्रीज। एक नंबर आपका हुआ। सही है? तो रीजन भी हम लोग साथ में बताया करेंगे। इसी तरह मैं कहता हूँ कि एक और एग्जांपल ले लो। चलो एक और एग्जांपल ले लो। दोस्त, इस दफा है प्रॉफिट उतना ही, कैपिटल एम्प्लॉयड कम हो गया। फॉर एग्जांपल इसमें कुछ नॉन करंट लाइबिलिटी थी, वो आपने रीपे कर दिया, रिपेमेंट ऑफ नॉन करंट लाइबिलिटी, वो रीपे कर दी, तो आपका क्या? तो अब तुम लोग क्या लिखोगे? वाई रोस हैज बीन इंक्रीज, बिकॉज ऑफ डिक्रीज ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। इस दफा अर्निंग सेम है, आप लोग लिखोगे बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन कैपिटल एम्प्लॉयड। वाई डिक्रीज इन कैपिटल एम्प्लॉयड? बिकॉज कंपनी हैज रीपेड द पार्ट ऑफ इट्स नॉन करंट लाइबिलिटी, दैट्स व्हाई कैपिटल एम्प्लॉयड हैज डिक्रीज्ड एंड ओवरऑल रोस हैज इंक्रीज्ड। एक नंबर आपका हुआ। सही है इधर? तो मैं मार्किंग स्कीम और इनकी कमेंटिंग बताऊंगा जस्ट गाइस। अब मैं अभी माइंड का मेकअप कर रहा हूँ आप लोगों का, तो परेशान नहीं होना कि इफात भाई क्या लगा हुआ है इस वक्त। जस्ट मैं तुम लोगों को अभी क्या बता रहा हूँ, तुम लोगों ने फार्मूला याद रखना है नंबर 1, और उस फार्मूले का मतलब बस डेफिनेशन। ये मैंने ऊपर एक खटारा सी डेफिनेशन लिखी है ना, बस तुम लोगों ने ये याद रखना है। बाकी ये रीजनिंग शीजनिंग लिखना किस तरह, ये चीजें नहीं याद रखनी, ये याद रखना है।
ये याद रखना है तुम लोगों ने। इसका मतलब कैलकुलेट, और बाकी इधर उधर के तब से आखिरी फार्मूला जो प्रॉफिटेबिलिटी में आता है वो एसिड टर्नओवर आता है। तो प्रॉफिटेबिलिटी ही थोड़ी सी लेंथी है, तो इसमें आखिरी रेशो है एसेट टर्नओवर। बाकी छोटे छोटे से सेक्शंस हैं, वो बाकी के जो रेशोस की कैटेगरीज हैं। टर्नओवर कहते हैं सेल, और एसेट कहते हैं एसेट को। तो हम ये देख रहे हैं कि हमने कितने सेल्स का मार्जिन इन्वेस्टमेंट है, कितनी गुना। पहले हमने प्रॉफिट देखा था कि कितना गुना प्रॉफिट, अभी देखेंगे कि कितना सेल्स। तो फॉर्मूला इसका हो गया सेल्स एज कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट, और इसका आंसर टाइम्स में आएगा। जैसे कि मैं कहता हूँ ये थी 1,000, ये था 5, तो चलो मैं कहता हूँ कि ये था 10,000। जब इनको कैंसिल करेंगे तो $2 आंसर आ रहा है ना, तुम लोग लिखोगे 2 टाइम्स, कि हर 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट पे 2 रुपए की सेल्स की है। हर 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट पे $2 की हम लोगों ने सेल्स की है। तो ये भी एक रेशो है, ये रोज से मिलता जुलता ही है, सिर्फ उसमें हम लोग प्रॉफिट देख रहे होते हैं, इसमें सेल्स देख रहे होते हैं। सही है, तो ये फार्मूला भी याद रखो। सो गाइस, हम लोग कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देख रहे हैं, और प्रॉफिटेबिलिटी में हमने 4 रेशोज के फार्मूलाज हमने डिस्कस किए हैं। इनके फार्मूले क्या क्या थे? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का था रिटर्न डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट, और एसिड टर्नओवर का था टर्नओवर होता है सेल्स ओवर इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अब ये चारों फार्मूले याद रखने हैं, इनका मतलब भी याद रखना है गाइस, याद रखना। अब मैं कुछ जनरल बातें करने लगा हूँ, ये मैं कोई किसी नहरी जनरल बात करूंगा। 2 स्ट्रेटजीज होती हैं हमारे पास, नॉर्मली 2 स्ट्रेटजीज आपको क्वेश्चन में नजर आएंगी। तो बस ये 2 स्ट्रेटजीज में से एक स्ट्रेटजी होगी तो उस पर बात कर लेना, 1 नंबर मिल जाएगा। एक स्ट्रेटजी ये होती है कि हम लोग प्रॉफिट का मार्जिन ज्यादा रखें। फॉर एग्जांपल, ये 1 यूनिट की सेलिंग प्राइस 100 है और कॉस्ट में कहता हूँ 50, तो कितना प्रॉफिट है? मैं कहता हूँ हम लोग मार्जिन ज्यादा कर दें, तो हमारा प्रॉफिट का मार्जिन ज्यादा हो जाएगा। पहले हम जितने पैसे बचा रहे थे अब हम ज्यादा बचाएंगे। तो एक तो ये स्ट्रेटेजी है। सही है, एक तो ये स्ट्रेटेजी हो गई। अब इसका सीन क्या है कि जब आप मार्जिन बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सेल्स के यूनिट्स क्या हो जाएंगे, कम। सेलिंग प्राइस बढ़ाओ, प्रॉफिट का मार्जिन बढ़ जाएगा, बट ओवरऑल सेल्स के यूनिट्स क्या हो जाएंगे, कम। एक स्ट्रेटेजी ये है, प्राइस ज्यादा रखो, यूनिट्स कम बेचो। ये जो लग्जरी प्रोडक्ट्स वगैरह बेचते हैं उनकी स्ट्रेटेजी होती है। एक और स्ट्रेटेजी ये है कि 100 प्राइस थी, प्राइस 100 थी, आप प्राइस को कर लो कम।
अपने प्रॉफिट की मार्जिन को क्या कर लो कम, प्रॉफिट की मिकदार को कर लो कम। बट इससे क्या होगा, यूनिट्स ज्यादा सेल होंगे। इससे क्या होगा, यूनिट्स ज्यादा सेल होंगे। बात समझ आई नहीं आई? तो क्या बताया, अगर प्रॉफिट तो सेल्स कम ओवरऑल हो जाएगी। अगर प्रॉफिट तुम थोड़ा सा सेक्रीफाई करते हो तो सेल्स ज्यादा हो जाएगी। तो देखो जरा, प्रॉफिट जब ज्यादा है तो मार्जिन तो अच्छे आएंगे, मार्जिन तो अच्छे आएंगे, बट एसेट टर्नओवर क्या हो जाएगा, कम। एसेट टर्नओवर क्या हो जाएगा, कम। जब प्रॉफिट कम रखा तो मार्जिन बहुत बुरा आएगा, बट सेल्स क्या हो जाएगी, ज्यादा, तो एसेट टर्नओवर क्या आएगा, ज्यादा। सही है, ये आपस में इनका कनेक्शन याद रखो, ये कमेंटिंग में काम आएगा ये कनेक्शन। सही है, ये थोड़ा सा याद रखो बस, ये दो स्ट्रेटजीज। एक और बात नहीं भूलना, अच्छा सवाल में वो आपको बात नंबर देगी, बड़ी आसान बात है। रिवैल्यूएशन जिस साल होती है, रिवैल्यूएशन, अच्छा गाइस, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता था, जरा ये भी दोहरा लो। अब मैं कहता हूँ जब रिवैल्यूएशन होती है तो आप लोग क्या एंट्री करते हो, तो आप लोग एसेट भी इंक्रीज कर लेते हो और इक्विटी भी इंक्रीज कर लेते हो। मींस कि दोनों में से कोई भी फार्मूला यूज करो, ये डिनोमिनेटर इसका बढ़ेगा, डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा। अच्छा, अब एंट्री कर दी हमने, उसकी वजह से ये हो गया। जब हम एसेट इंक्रीज करते हैं तो डेप्रिसिएशन भी इंक्रीज होती है। गेन से डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है, एक्सेस डेप्रिसिएशन से न्यूमरेटर डिक्रीज हो रहा है। अब गाइस जब ये कम होता है ना, जब ये कम होगा तब भी रोज गिरता है, जब ये ज्यादा होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड जब ज्यादा होता है तब भी रोज गिरता है। मींस कि रिवैल्यूएशन एक ऐसा एलिमेंट है, जिस साल रिवैल्यूएशन होती है ये रोज को गिराता है डबल स्पीड के साथ। किस तरह, किस तरह डबल स्पीड के साथ गिराता है, देखो जरा, देखो जरा गौर से देखो। फॉर एग्जाम्पल हमारा ये प्रॉफिट है और ये कैपिटल एम्प्लॉयड था। हमने कहा हमने रिवैल्यूएशन की है 500 की, और एसेट की रिमेनिंग लाइफ थी 10 साल। तो डिनोमिनेटर 500 से बढ़ गया ना, रिवैल्यूएशन हुई है, एसेट भी बढ़ गया और ओसीआई भी बढ़ गई। दोनों में से जोन सा भी फार्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड का यूज करो, कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्रीज हो गया। कितना हो गया, 2000 से 2500। और जब इस पे डेप्रिसिएशन जो एक्स्ट्रा हुई है 50 की, तो वो इसको गिरा देगा। सही है, वो इसको गिरा देगा, ये एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन है। तो देखो जरा आप कैलकुलेट करके, कि पहले जो रोस आ रहा था 50%, अब वो 50% नहीं होगा, कोई 40 या 35% होगा। तो रिवैल्यूएशन एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जो रोस को गिराता है। एक ये बात भी याद रखो, सही है। पहले मैंने टू स्ट्रेटेजीज बताई हैं, अभी रोस के बारे में बताया है। तो वो अगर आपको बोले कि भाई एनालाइज फाइनेंशियल पोजीशन, तो इसमें आ जाते हैं सबसे पहले कि कंपनी क्या शॉर्ट टर्म में स्टेबल है या नहीं है, क्या कंपनी शॉर्ट टर्म में सरवाइव कर सकती है या नहीं कर सकती। सही है।
ये लिक्विडिटी का मतलब क्या है, पहले ये समझते हैं फिर फार्मूलों की तरफ जाते हैं, सही, क्योंकि फार्मूले तो आसान है इसमें। कंपनी शैल हैव इनफ लिक्विड एसिड्स टू पे ऑफ। कंपनी के पास इनफ लिक्विड एसिड्स होने चाहिए ताकि वो पे ऑफ कर सकें क्या, करंट लाइबिलिटीज, टाइम पे। जब उनका टाइम आए पेमेंट करने का, तो क्या हमारे पास इनफ करंट एसिड्स हैं कि हम उनको पे ऑफ कर सकें? क्या वो इनफ करंट एसिड्स पिछली बार से ज़्यादा है या कम है? क्या हम लोग, हमारे अंदर जो करंट लाइबिलिटीज पेमेंट करने की सलाहियत है, क्या वो पिछले साल से इंक्रीज हो रही है या कम हो रही है? इस चीज़ को कहते हैं लिक्विडिटी। कि कंपनी कहीं लिक्विड ना हो जाए, कहीं बंद ना हो जाए, किस वजह से? शॉर्ट टर्म फंड्स की वजह से। कंपनी के पास इनफ शॉर्ट टर्म फंड्स हों कि वो अपनी करंट लाइबिलिटी पे कर सकें। क्या ये एबिलिटी, ये जो शॉर्ट टर्म फंड्स की अवेलेबिलिटी है, ये पिछले साल से ज़्यादा है या कम? अगर ज़्यादा है तो अच्छी बात, कि हम अपनी करंट लाइबिलिटीज पे ऑफ करने के लिए हमारे अंदर एबिलिटी इंक्रीज हो रही है। और ये अगर कम है तो फिर इसका मतलब है कि हमारी कंपनी लिक्विडिटी की तरफ जा रही है, कंपनी बंद हो सकती है। करंट लाइबिलिटीज पे करना बहुत ज़रूरी है गाइस, सर्वाइवल के लिए। अगर आप सप्लायर को नहीं पे करोगे तो आप नेक्स्ट ऑर्डर्स कैसे कंप्लीट करोगे अपने? आप अगर अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं पे करोगे तो वो तो काम नहीं करेंगे आपके साथ। आप अगर टैक्सेस नहीं टाइम टाइम पे करोगे, बाकी के रेंट बिल्स वगैरह एक्सपेंसेस नहीं पे करोगे शॉर्ट टर्म, तो आप शॉर्ट टर्म में ही आपकी कंपनी क्या हो जाएगी, बंद। तो गाइज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लिक्विडिटी, लिक्विडिटी रेशो, सही है। फाइनेंशियल पोजीशन को एनालाइज करने के लिए लिक्विडिटी रेशोज देख रहे हैं। और लिक्विडिटी हमें क्या क्या चीज़ होती है, कंपनी की क्या हम लोग चेक करने लगे हैं। लिक्विडिटी, इसमें गाइस हम लोग देखते हैं कंपनीज एबिलिटी, कंपनी के अंदर कितनी एबिलिटी थी, कितनी एबिलिटी है। कंपनीज एबिलिटी टू पे ऑफ करंट लायबिलिटी। तो इस एबिलिटी को पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कंपनी के पास होने चाहिए, कंपनी शैल हैव इनफ लिक्विड एसेट्स टू पे ऑफ करंट लायबिलिटीज। कंपनी के पास इनफ लिक्विड एसिड्स हो कि वो पे कर सके अपनी करंट लायबिलिटी। अब ये लिक्विड एसिड्स होने चाहिए टू पे ऑफ करंट लायबिलिटीज का क्या मतलब है बताता हूँ। दो फार्मूले हैं आप, और दो फार्मूले भी क्यों हैं? दोनों फार्मूलों में हमने ये देखना है हमारे पास कितने लिक्विड एसिड्स हैं एज कंपेयर टू करंट लायबिलिटी। एक अप्रोच ने लिक्विड एसिड्स माना है सारे के सारे करंट एसिड्स को, और एक अप्रोच कहती है कि इन्वेंट्री लिक्विड एसिड नहीं है, इन्वेंट्री को हटाओ, बाकी सारे लिक्विड एसिड्स हैं। तब कंपेयर करके देख लो कि करंट लायबिलिटी के मुकाबले में कितने लिक्विड एसिड्स हैं। तो एक कहते हैं सारे के सारे करंट एसिड्स लिक्विड एसिड्स हैं, उसको कंपेयर करके देखता है वो बंदा करंट लायबिलिटी के साथ। और एक बंदा कहता है कि भाई इन्वेंट्री लिक्विड एसिड नहीं है, उसके अलावा सारे लिक्विड एसिड्स हैं।
सही है। तो ये देखते हैं। अब यहाँ पे कैश, रिसीवेबल और इन्वेंट्री, ये तीनों इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश है ना। इनको कंपेयर करके देख लो करंट लायबिलिटी के साथ। जब डिवाइड किया, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये 3,000 था, ये 1,000 था, तो आंसर आप लोगों ने लिखने हैं रेशो 1। ये क्या आंसर आते हैं? आप लिखोगे 3 रेशो। इसका क्या मतलब है कि आपके पास 3 रुपए के लिक्विड एसिड्स मौजूद हैं 1 रुपए की लाइबिलिटी पे करने के लिए। 3 रुपए के लिक्विड एसिड्स मौजूद हैं 1 रुपए की लाइबिलिटी पे करने के लिए। इसको कहते हैं करंट रेशो। करंट रेशो की माइंड सेट क्या है, मेंटेलिटी क्या है एसेट्स, और रेशो क्विक रेशो। ये वो लोग जो इन्वेंट्री को लिक्विड एसिड नहीं, ये कहते हैं भाई इन्वेंट्री डिपेंड करती है डिमांड पे, और डिमांड हर वक्त जो है ना एक जैसी नहीं होती, कभी कभार डिमांड नहीं आ रही होती, तो फिर हम लिक्विड एसिड तो नहीं इसको कंसिडर कर सकते। लिक्विड एसिड का मतलब क्या था? इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश। तो जब आपको लजिश नहीं है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट 3-4 साल में पूरा होता है और उसका पैसा भी बाद में आता है, तो ये तो इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश ना हुआ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो मलिक रियाज जब अपना लिक्विडिटी रेशो निकालते हैं तो वो सारे के सारी इन्वेंट्री को हटाकर बाकी चीज़ों को एज अ लिक्विड एसिड कंसीडर करके लिक्विडिटी कैलकुलेट करते हैं अपनी। बात समझ आई नहीं आई है? तो क्विक रेशियो और करंट रेशियो का फार्मूला याद रखना, कौन सा लगेगा ये वो बताएगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आता है 3:1 इस साल था, तो कौन सा साल बेहतर है? जब हमारे पास लिक्विड एसिड है, क्यों बेहतर हुआ है? तो इनमें से कोई भी बेहतर, ऐसा हमें दिक्कत आ रही है तो ये है। हमने अभी अभी ऐसे, तो इसीलिए ये बात नहीं है, क्योंकि इधर भी देखो हक वसूली नहीं पा रहे तो इतना ज्यादा कैश, तो इसका ज्यादा बढ़ना अच्छा है, इसका बढ़ना अच्छा भी। दोनों तो आइडियल रेशियो के 1.5 ना गिरे और 2 से ज्यादा ऊपर ना हो, तो ये एक आइडियल करंट रेशियो होता है। सही है। और अगर 1 से नीचे गिरता जा रहा है, 1:1 अगर आया है जा रहा है, तो हम लोग खतरे में हैं। कंपनी जल्दी लिक्विडेट हो सकती है, बंद हो सकती है, हमें दिक्कत आएगी पैसे पे करने में। अच्छा गाइस, हम लोग बात कर रहे हैं लिक्विडिटी पे। सही है कि कंपनी के पास इनफ लिक्विड एसेट्स, लिक्विड फंड्स हो टू पे ऑफ इट्स करंट लायबिलिटीज। सही है। ये लिक्विडिटी की एक और डेफिनेशन भी है, देखो ज़रा यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन बीबीपी बुक की ज़ुबानी में बता रहा हूँ कि कंपनी के पास कितना कैश अवेलेबल है। सही है। द अमाउंट ऑफ कैश अ कंपनी कैन पुट इट्स हैंड ऑन। कंपनी के पास वो कितना कैश मौजूद है जिसे वो जल्दी से लाइक के अपने पास कैश में कन्वर्ट कर सकती है। किस लिए? टू सेटल डेट्स। ओके। और एक और अनफॉर्सीन डिमांड्स भी, मतलब कि लाइबिलिटी से बढ़कर कैश होना चाहिए आपके पास, ये नहीं कि लाइबिलिटी से कम होना चाहिए। सही है। तो अगर लाइबिलिटी 1 रुपए की है तो आपके पास कैश 1 रुपए से ज़्यादा होना चाहिए। बात समझ आई नहीं आई है?
अच्छा, ये लिक्विड फंड्स देखो, इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश। ये देखो ज़रा, इसमें कैश आता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, रिसीवेबल, बैंक में जो पैसे पड़े हैं, और स्टॉक। अच्छा, लाइबिलिटीज़ में क्या क्या आता है? सही है, तो अगर ये ना पे किए तो कंपनी लिक्विडेट हो सकती है, उसके पास कैश की शॉर्टेज हो सकती है, वो बंद हो सकती है। अच्छा, जनरली लिक्विड फंड्स ना डिपेंड करते हैं हमारी सेल्स पे, हमारे प्रॉफिट पे। बट वो प्रॉफिट हमने डिविडेंड भी तो पे करना है, वो प्रॉफिट से हमने ग्रोथ भी करनी है। सही है, तो वो हम सारे का सारा यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं अंदर। इसके अलावा हम लोग नॉन करंट एसेट भी बेच सकते हैं, शेयर्स भी इशू कर सकते हैं। बट वो हर दफ़ा तो नहीं कि टैक्स पे करना है तो शेयर्स इशू कर दो। क्विक रेशो उनके लिए निकाला जाता है जिनका स्टॉक इतनी जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता। सही है, ये बात याद रखना, जिनका कैश इजीली कन्वर्टेबल इनटू, जिनकी इन्वेंट्री इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश ना हो। अब देखो, फॉर एग्जांपल आपका करंट रेशो आ गया, फॉर एग्जांपल, तो इट्स नॉट गुड। वाई? मे बी। सही है, तो बहुत ज़्यादा करंट रेशो आना इज़ नॉट गुड। तो ये रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री अगर स्लो मूविंग है ना, अगर इनकी वजह से करंट रेशो अच्छा आया है, तो इनका जो रिसीवेबल डेज या इन्वेंट्री डेज है ना, वो ख़राब आ रहा होगा, और बहुत ज़्यादा आ रहा होगा। जब रिसीवेबल डेज ज़्यादा आ रहे होंगे, इसका मतलब है रिसीवेबल्स बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए हमारा करंट रेशो अच्छा आ रहा है। अच्छा, अगर ऐसे हो
हम लोग बेटर पोजीशन की तरफ जा रहे हैं। वाई? ये भी हो सकता है कि हम लोगों ने यूं भी किया हो कि इसीलिए हमारे पास कैश कम हो गया हो। सकता है हम लोगों ने ईयर एंड पे डिस्काउंट ऑफर की, तो उससे हमारी इन्वेंट्री जल्दी बिक गई हो। तो इन्वेंट्री के लेवल्स कम हो गए हैं, ये भी हो सकता है।